हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। दोस्तों, आज हम करेंगे मैराथन ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक पर्टिकुलरली ऐसा सब्जेक्ट है जिसका सिलेबस काफ़ी हद तक सभी यूनिवर्सिटीज़ में सेम है। लेकिन कल कुछ बच्चों का एग्ज़ाम है, तो ये मैराथन उन बच्चों के लिए काफ़ी एक दिन से पहले काम आता है। तो आज हम थ्योरेटिकल पोर्शन को एक तरह से प्रॉपर रिवाइज करने वाले हैं, ताकि जो बच्चे थ्योरेटिकल पोर्शन पे डिपेंड होते जाते हैं या फिर कुछ बच्चों के प्रैक्टिकल्स नहीं लिखते निकलते, तो उनके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है वीडियो। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि सारे चैप्टर्स और सारे टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करवा दूँ, और टाइम का थोड़ा-सा शॉर्टेज है, तो इस वजह से मैं थोड़ा फास्टली वे में करवाऊँगा, तो अच्छे से और ध्यान से समझिएगा और ध्यान से करिएगा। चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आपके सामने है सोर्सेज़ ऑफ फाइनेंस। तो सोर्सेज़ ऑफ फाइनेंस का चैप्टर आपका सेक्शन ए में कवर होता है, अगर आप जीएनडीयू के स्टूडेंट हो और कल उनका एग्ज़ाम है। तो अब देखो, सबसे पहले आते हैं शॉर्ट टर्म फाइनेंसेस। तो शॉर्ट टर्म फाइनेंसेस में आपके पास सबसे पहले सोर्स आता है ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट का मैं सिंपल मीनिंग ही बताऊंगा। बाकी अगर आपने इसको एक्सप्लेनेशन में फाइव मार्क्स में अगर एग्जामिनर आपको कई बार पूछ भी लेता है, तो इसके नीचे मैंने जो एडवांटेजेस हैं उसके हेडिंग्स दे दिए हैं। अब इतनी बड़ी क्लासेस में थोड़ा सा तो बनाना आना चाहिए, तो ऑफकोर्स आप उन हेडिंग्स को एक्सप्लेन करने की पावर रख सकते हो, तो आपका 5 मार्क्स का वो कवर आसानी से हो जाएगा। तो देखिए, ट्रेड क्रेडिट क्या होता है? एक तरीके से ऐसा क्रेडिट जो एक सप्लायर, मतलब इन शॉर्ट इट इज अ फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग वेयर अ सप्लायर अलाउ द बायर टू परचेज अ गुड ऑन अ क्रेडिट एंड द बायर एग्री टू पे द सप्लायर एट अ लेटर डेट। वेरी सिंपल मीनिंग। तो आप जानते हो कि अगर बायर के पास पैसे नहीं है और सप्लायर उसे कह दे कोई बात नहीं, आप मेरे से सामान ले जाओ और आने वाली डेट में मुझे इसके पैसे दे देना, तो सिंपल सा मीनिंग है यार, कि मैंने आज पेमेंट नहीं करी, मैंने लेटर डेट में पेमेंट करनी है, तो आज के लिए वो मेरे लिए क्या है, एक तरह से शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग है, जिससे मैं अपना काम चला सकता हूँ और आने वाले समय में उसकी पेमेंट कर सकता हूँ। ठीक है ना? तो आज के टाइम में मेरा बिजनेस स्मूथली चल रहा है इस शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, क्योंकि ये 1 ईयर से ज़्यादा तक क्रेडिट होता नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 महीने का होता है, या 2 या 3 महीने का। इस वजह से ये शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए कवर हो जाता है। अब आते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, तो इस वजह से एडवांटेजेस आप ऑब्वियसली पढ़ सकते हो बड़े आराम से खुद। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? एक तरीके से आप जानते हो कि बैंक ओवरड्राफ्ट एक ऐसी फैसिलिटी है कि जब आपके अकाउंट में पैसे नहीं है, लेकिन आपने कहीं पे डीलिंग और ट्रांजैक्शन करनी है, तो उस समय बैंक आपको थोड़े समय के लिए उस ट्रांजैक्शन को करने के लिए एक ओवरड्राफ्ट के वे में एक कुछ फाइनेंस प्रोवाइड कर देता है, ताकि आप वो ट्रांजैक्शन कर सको। और ऑफ कोर्स आपको इतना पता है कि जब आपके अकाउंट में वो पैसे डाल दिए जाएंगे, इन शॉर्ट आपके अकाउंट में दोबारा से पैसे आ जाएंगे, सफिशिएंट फाइनेंस आ जाएगा, तो ऑफ कोर्स बैंक उसमें से अपने ओवरड्राफ्ट की लिमिट जो है वो निकाल लेगा, और उसके साथ साथ जो उसका इंटरेस्ट होगा वो भी ले लेगा। तो इस वजह से एक तरीके से आप कह सकते हो कि एक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए बैंक भी आपको कुछ डीलिंग करने के लिए एक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए वो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जो आपको ट्रांसैक्शन परचेजिंग करने में मदद करता है अपने गुड्स के लिए। अब देखते हैं आगे, शॉर्ट टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन एक तरीके से क्या है? एक तरीके से ये भी बैंक द्वारा दिए जाने वाला लोन है, जो आपको शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म के लिए दिया जा सकता है। यू कैन से दैट यूजली 1 ईयर के लिए आप अगर कहीं पे किसी भी काम के लिए लोन लेना चाहते हो, तो आप कमर्शियल बैंक के लिए पास जा सकते हो, और कम रेट के इंटरेस्ट के ऊपर ही थोड़े पीरियड के लिए लोन लेकर अपना काम चला सकते हो। तो ये भी एक तरीके से बेटर फैसिलिटी है अपने बिजनेस को चलाने के लिए। कमर्शियल पेपर वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चे इसमें थोड़ा कंफ्यूज होते हैं। इट इज अ शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय द कॉर्पोरेशन विद स्ट्रॉन्ग क्रेडिट रेटिंग, और इट रिप्रेजेंट अ प्रॉमिस टू रीपे अ स्पेसिफिक अमाउंट विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। जैसे प्रोमिसरी नोट होता है ना, वैसे ही कमर्शियल पेपर होता है। एक तरीके से कह लो कि एक वो इंस्ट्रूमेंट डेट इंस्ट्रूमेंट होता है, यानी हमने किसी को दे दिया ये कहकर कि भाई साहब, अगर मैं तुमसे सामान ले रहा हूँ, ठीक है ना, ये ज़्यादातर बैंक के लिए होता है, तो बैंक से यूज़ किया जाता है इसका। लेकिन फिर भी अगर मैं आपको कहूँ, तो कंपनी क्या करती है, एक कंपनी को दूसरी कंपनी को दे देती है ये कहकर कि हमारे हमारा ये कमर्शियल पेपर है, आप ये ले लो। इसका मतलब क्या है कि हम आज आपसे सामान ले रहे हैं, और जितनी इसके ऊपर अमाउंट लिखी है, हम इसका जो पेमेंट है इतने समय बाद, जो उसके पीरियड भी लिखा हुआ है, उतने समय में आपको दे देंगे। और सर ये पीरियड कितने होता है ज़्यादातर कमर्शियल पेपर का? 270 डेज से लेकर या उससे कम। ज़्यादातर आज का टाइम पीरियड बता रहा हूँ, पहले इसके डिफरेंट रेंजेस ऑफ टाइम पीरियड होते थे। ठीक है ना? लेकिन नॉर्मली आप ये कह सकते हो कि एक प्रॉमिस है, जिसमें एक कंपनी दूसरे कंपनी को कह रही है कि हम आपको ये कमर्शियल पेपर इसलिए दे रहे हैं कि आज हमें सामान दे दीजिए, हम इतने समय में आपको आने वाले समय में पैसे दे देंगे, जस्ट लाइक अ प्रोमिसरी नोट। ठीक है? बस इसमें और उसमें थोड़ा सा डिफरेंस रह जाता है, वो अभी मैं कवर नहीं करूंगा, लेकिन नॉर्मली आपको इतना ही समझना है, जस्ट लाइक अ प्रोमिसरी नोट। आप इसकी डेफिनेशन भी दे सकते हो।
उसमें और इसमें अगर मैं आपको एक सिंपल मीनिंग बता भी दूं तो ये एक डेट इंस्ट्रूमेंट है, जबकि वो एक डेट इंस्ट्रूमेंट नहीं है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। नेक्स्ट आता है फैक्टरिंग। तो फैक्टरिंग एक तरीके से क्या होता है कि थोड़े समय के लिए आप जैसे फैक्टर से उधार, एक फैक्टर पर्सन होता है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि बिजनेस क्या करता है अपने जैसे ना, मतलब बिजनेस को ये होता है कि कस्टमर को क्रेडिट भी देना है। तो ऑफ कोर्स कस्टमर को क्रेडिट देना है, और कस्टमर कहता है मुझे ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट चाहिए। और सप्लायर को ये होता है कि यार ज़्यादा क्रेडिट देने से उसके पास जितना ज़्यादा क्रेडिट वो देगा उतना कम फाइनेंस मिलेगा उतने टाइम पीरियड के लिए। तो जो अब वो क्रेडिट भी देना चाहता है क्योंकि कस्टमर सेटिस्फाई हो जाए, और वो क्रेडिट इतना दे भी नहीं सकता पीरियड का कि उसके पास फाइनेंस की कमी हो जाए। तो इस वजह से उस फाइनेंस की कमी को दूर करने के लिए एक इंटरमीडियरी यानी फैक्टर होता है जो सप्लायर और बायर के बीच में काम करता है। वो क्या करता है, सप्लायर को कह देता है कि मैं तुम्हारी ओर से बायर से पैसे ले लूंगा, और मेरी ओर से मतलब जो भी तुम्हारे बिल्स हैं वो मुझे दे दो और मैं उसकी पेमेंट कर दूंगा। तो क्या सर फैक्टर सारे पैसे दे देता है आपको कि 50 लाख के बिल दिए और 50 लाख फैक्टर ने दे दिया, उसको क्या फायदा हुआ? नहीं। ऑफ कोर्स अगर वो एक पर्सन है तो हम अगर फैक्टर को यूज कर रहे हैं तो फैक्टर अपने पास ऑब्वियसली क्या करेगा, कुछ रिजर्व रख लेगा कि हम आपको इतना पैसा देने वाले हैं। उसके बाद कोई इंटरेस्ट भी काट लेगा, कुछ कमीशन भी ले लेगा। ये सब उसके कुछ होते हैं कलेक्शंस जो वो अपने पास रख लेता है, और उन सबको काटने के बाद जितना पैसा बनता है वो हमें एज अ क्रेडिट दे देता है। ये क्रेडिट नहीं कह सकते हो, एज अ कह लो कि एक बार हमें दे दिया तो उसके बाद उसकी ही सिरदर्दी है कि वो डेटर से कैसे पैसे कलेक्ट कर रहा है। तो एक तरीके से कह लो कि सप्लायर का काम इजी करने के लिए ये फैक्टर आता है, लेकिन सप्लायर को फुल पैसे और नहीं मिलेंगे या फुल मनी नहीं मिलेगी, फुल कंसिडरेशन नहीं मिलेगी जो उसके गुड्स की है, क्योंकि फैक्टर उसमें से कुछ अपना हिस्सा भी ले लेता है। डन। अब है इन्वेंट्री फाइनेंसिंग। इन्वेंट्री फाइनेंसिंग का मतलब होता है कि एक ऐसा इन्वेंट्री मतलब आप जब अपनी इन्वेंट्री यानी स्टॉक को बैंक के पास उधार रखकर एक शॉर्ट टर्म पीरियड का लोन ले लेते हो, या किसी भी कंपनी के पास या किसी दूसरी कंपनी के पास या किसी के पास भी अपने स्टॉक को एज अ कोलेटरल यानी एज अ सिक्योरिटी रख कर कोई शॉर्ट टर्म लोन लेते हो, तो वो बन जाता है इंटरनल फाइनेंसिंग। दैट्स इट। डन। अब आते हैं कस्टमर एडवांसेस। कस्टमर एडवांसेस क्या होता है सर? इसका मतलब होता है रिसीविंग द पेमेंट फ्रॉम द कस्टमर बिफोर डिलीवरी ऑफ द गुड्स। एडवांस, अरे यार नॉर्मल सी बात है ना कि कस्टमर से एडवांस ले रहे हो, तो कस्टमर एडवांसेस मतलब कस्टमर को कहकर ये कह दिया कि भाई साहब ऑब्वियस सी बात है, ये गुड्स अगर आपने लेने हैं तो इतना पेमेंट आपको एडवांस में करना पड़ेगा। तो वो एडवांस जो आप 5-6 दिन का भी अपने पास रख रहे हो वो आपके लिए एक तरीके से क्या है, शॉर्ट टर्म रेजिंग ऑफ फाइनेंस। ठीक है जी। तो मैंने इतने कवर कर दिए, ये मेरे ख्याल से मैक्सिमम है, बाकी लिस्ट में आपके पास बहुत सारे हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि आप ये मेरे नोट्स को अगर पढ़ोगे तो आप वैसे इजी हो जाएगा, लेकिन मैंने मैक्सिमम इसलिए कवर कर दिए क्योंकि ज़्यादातर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैं आपको बता दूं। वैसे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो भी डाल देनी है अभी इसके बाद, लेकिन फिर भी आपको बता दूं तो मोस्ट प्रोबेबली लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म सोर्सेज का इस बार एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बनता है, दोनों सोर्सेज, जिसमें से आप कुछ भी 5-6 सोर्सेज शॉर्ट टर्म लिख दो, कुछ भी 5-6 सोर्सेज आप लॉन्ग टर्म लिख दो, ये एक्सपेक्टेड बन रहा है। और इसमें से अगर 5-5 मार्क्स का भी बनकर आता है कोई इतना टफ नहीं है अगर आपने सारे किए हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है लॉन्ग टर्म। तो सर लॉन्ग टर्म के लिए तो वैसे मुझे कहानियां बताने की जरूरत नहीं है। इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर्स, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है और ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो शायद आपको पता होनी चाहिए। राइट। तो सबसे पहले शेयर और डिबेंचर का डिफरेंस मेरे ख्याल से बहुत से बच्चों को पता ही है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा कि शेयर्स मतलब एक ऑनर, मतलब शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? ऑनर, यानी जिनके पास भी शेयर्स हैं वो ऑनर होते हैं कंपनी के, जबकि पास जिनके पास डिबेंचर्स होते हैं वो क्रेडिटर्स होते हैं कंपनी के। इतना तो पता है सबसे पहले। दूसरी चीज़ कि जो शेयर्स हैं ऑटोमेटिकली, अभी मैंने कहा, वो ऑनरशिप्स मतलब उनके पास ऑनरशिप राइट होते हैं, जबकि जिनके पास डिबेंचर्स होते हैं उनका मतलब है कि वो एज अ क्रेडिटर कंपनी में हैं, और ऑफ कोर्स उनके पास ये दिखाया गया है कि उनके पास कोई ना कोई मतलब रिप्रेजेंट एज अ डेट ओड बाय द कंपनी, कि एक तरीके से कंपनी ने मतलब एज अ क्रेडिटर कंपनी में वो काम कर रहे हैं, और कंपनी को जब भी लिक्विडेट होगी तो सबसे पहले क्रेडिटर को पैसे देने पड़ेंगे, यानी डिवेंचर्स को पैसे देने पड़ेंगे। ये होता है इनका रूल। और सबसे बड़ी बात, शेयर्स जो होते हैं वो दो तरह के हैं, जबकि डिवेंचर्स इसके ज़्यादा 8 देर आर 8 टाइप्स ऑफ डिवेंचर और 9 टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स, राइट। वेरियस टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स आप लिख सकते हो। इसके अलावा जो शेयर्स हैं उनके पास वोटिंग राइट्स होते हैं, डिवेंचर्स के पास नहीं होते हैं। शेयर्स की बात करें तो इनको एक फिक्स्ड डिविडेंड मिलता है, जबकि सॉरी फिक्स नहीं, सॉरी इनको फ्लक्चुएटेड डिविडेंड मिलता है। मेरी बात सुनना, शेयर्स आर ऑफ टू टाइप,
इक्विटी शेयर्स को जितना प्रॉफिट होगा उसके बेसिस पे डिविडेंड दिया जाता है, जबकि प्रेफरेंस शेयर्स को फिक्स डिविडेंड दिया जाता है। और जो डिबेंचर्स होते हैं उनको इंटरेस्ट मिलता है और वो भी फिक्स्ड होता है। तो याद रखना, सिर्फ इक्विटी शेयर्स प्रॉफिट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स दे आर को रिलेटेड विद ईच अदर, जिनका फिक्स्ड डिविडेंड और इंटरेस्ट रिस्पेक्टिवली माना जाता है। ठीक है। इसके अलावा रिस्क और रिटर्न, ऑब्वियस ही बात है, अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो इक्विटी शेयर होल्डर को पैसा नहीं मिलेगा, जबकि डिबेंचर्स कहते हैं हमें तो पैसा मिल ही जाएगा क्योंकि फिक्स्ड होता है, राइट। तो इस वजह से मैं ये कह सकता हूँ ये शेयर्स और डिबेंचर का डिफरेंस तो बहुत अच्छी और सिंपल सी चीज़ है, जो आपको मेरे ख्याल से कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं लगेगा। और अगर आपको ये डिफरेंस कर लिया तो मेरे ख्याल से दो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को तो करने की ज़रूरत बिल्कुल ही नहीं है, वन इज शेयर और वन इज डिबेंचर, क्योंकि इसी डिफरेंस में से पॉइंट्स आप लिख सकते हो। और सिमिलरली इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स, मेरी बात याद रखना, जैसे शेयर्स और डिबेंचर का डिफरेंस है वैसे ही इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स का डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि अगर जो शेयर्स होते हैं ना, ऑनरशिप राइट, तो मेरी बात याद रखना, ऑनरशिप राइट शेयर होल्डर्स के पास जरूर होते हैं, लेकिन शेयर होल्डर की कैटेगरी है इक्विटी शेयर्स, उसके पास होते हैं। जो कि प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं ना, उनके पास ऑनरशिप राइट नहीं होते। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि प्रेफरेंस शेयर्स को हम डिबेंचर की तरह लिख सकते हैं अपने डिफरेंशिएट पॉइंट में। तो हाँ जी, अगर वोटिंग राइट है तो शेयर्स के पास वोटिंग राइट होने का मतलब इक्विटी के पास वोटिंग राइट होते हैं, प्रेफरेंस के पास नहीं होते। ठीक है। तो एक तरीके से आप डिफरेंशिएट वही बना सकते हो जो आप शेयर डिबेंचर का लिख रहे हो। याद रखना, ये मैं एक शॉर्ट वे बता रहा हूं, अगर आपको करना है जल्दी जल्दी और समझना है जल्दी जल्दी। अदरवाइज आप इसकी डिटेल वीडियो मैंने डाली हुई है, शेयर प्रेफरेंस, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स और शेयर डिबेंचर का डिफरेंस, वहां से एक बार देख सकते हो। 5-6 मिनट की वीडियो होगी, इससे ज़्यादा नहीं। तो मेरे ख्याल से आई थिंक ये 3 तरह के प्रेफरेंस सोर्सेज, मतलब 3 तरह के मेन लॉन्ग टर्म सोर्सेज को आपको पता चल गए होंगे। इसके अलावा सर एक नया है वेंचर कैपिटल। ये क्या होता है? एक तरह से ये भी एक इक्विटी सोर्स ऑफ फाइनेंस है, वेयर द इन्वेस्टर प्रोवाइड फंड टू स्टार्टअप एंड स्मॉल बिजनेस इन एक्सचेंज फॉर ऑनरशिप इक्विटी। अब देखो ध्यान से समझना, आगे पीछे कंपनी बन चुकी है, कंपनी के बनने के बाद जो शेयर्स कंपनी ने रखे हैं उसमें पैसा डाला है इन्वेस्टर्स ने। जबकि वेंचर कैपिटल का मतलब होता है कि इन्वेस्टर्स ने कंपनी को पैसा इसलिए दे दिया कि भाई साहब जब भी आप अपनी कंपनी का स्टार्टअप कर रहे हो, या फिर आप कंपनी का स्टार्टअप करो मेरे पैसों से, और जब भी आपकी कंपनी स्टार्ट हो जाएगी या जब भी आपका ये स्मॉल बिजनेस हो जाएगा स्टार्ट, तो उसमें मेरा ओनरशिप राइट पहले ही बन जाएगा। यानी एक कंडीशन के बेसिस पे जब हम पैसा देते हैं अपनी एक कंपनी को स्टार्टअप करने के लिए, एक स्मॉल बिजनेस शुरू करने के लिए, तो वहां पे हमारा जो ओनरशिप राइट आ जाता है, दैट सिस्टम इज कॉल्ड एज वेंचर कैपिटल। ठीक है नहीं, ये भी एक इक्विटी सोर्स ऑफ फाइनेंस ही होता है, यानी इसमें भी बहुत से इक्विटी के ही जो फीचर्स हैं वो इसमें कवर हो जाते हैं। सर इसके बाद रिटेन्ड अर्निंग भी एक लॉन्ग टर्म सोर्स है, यानी कई बार क्या होता है जो प्रॉफिट होता है ना उसमें से डिविडेंड, मतलब क्या होता है, जैसे अब मैं कह दूं कि 1 लाख रुपए मेरे पास एज अ प्रॉफिट आया, तो मेरे पास राइट होता है कि मैं कुछ पैसा अगर चाहूं तो अपने पास एज अ रिटेन्ड अर्निंग यानी संभाल के फ्यूचर पर्पस के लिए रख सकता हूं, और कुछ पैसा मुझे डिविडेंड में देना होता है। तो सिमिलरली आप क्या कर रहे हो, कुछ पैसा अपने शेयर होल्डर्स को एज अ डिविडेंड दे रहे हो और कुछ पैसा आप अपनी सेफ्टी के लिए फ्यूचर पर्पस के लिए रख रहे हो। दैट अमाउंट इज कॉल्ड एज रिटेन्ड अर्निंग। क्लियर है? जो आपने डिविडेंड के लिए डिस्ट्रीब्यूट नहीं करी है, बल्कि अपने फ्यूचर पर्पस की लाइबिलिटीज को मीट आउट करने के लिए अपने साइड पे रखी हुई है अमाउंट, दैट इज कॉल्ड रिटेन्ड अर्निंग। मेरे ख्याल से इतना बहुत है अब ये चैप्टर के लिए। चलिए अब हम बात करते हैं इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट जो लास्ट ईयर के कुछ पेपर्स में आया था, ओन्ड फंड और बोरोड फंड क्या होता है। तो सर ऑब्वियस ही बात है, ओन्ड मतलब अपने, बोरोड मतलब बाहर से। तो जो पैसे, मतलब जो मेरी खुद की कैपिटल है, मतलब जो शेयर होल्डर ने खुद पैसा लगाया हुआ है अपने बिजनेस के अंदर, दैट इज कॉल्ड एज ओन्ड कैपिटल। और जब कंपनी ने अपना पैसा अपनों से नहीं लिया हुआ बल्कि बाहर से लिया हुआ है, एक्सटर्नल फंड यानी बोरो करके, कोई लोन लेकर, कोई बॉन्ड्स खरीद कर, तो वो पैसा क्या है, बोरोड फंड है। ठीक है। ओन्ड फंड क्या होता है कि ये ओनर अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बल्कि बोरोड फंड मतलब क्रेडिटर्स वगैरह आकर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक है। यानी क्रेडिटर से हमने अपना इन्वेस्टमेंट शुरू किया हुआ है। ओन्ड फंड का मतलब क्या होता है कि ये शेयर्स की तरह काम करती हैं, यानी इनके पास वोटिंग राइट होते हैं। और बोरोड फंड मतलब एज अ डिबेंचर वो काम कर रहे हैं, यानी इसका मतलब वो क्रेडिटर्स हैं, उनके पास कोई वोटिंग राइट नहीं है। ठीक है जी।
ऑब्वियस ही बात है, जो ओन फंड है वो अपने हैं, तो जब मर्जी आप उसमें चेंजेस करके कम ज़्यादा कर सकते हो, यानी फ्लेक्सिबिलिटी है। जबकि जब बोरोड फंड की बात आती है ना, बाहर से पैसा लिया हुआ है, तो उसमें कोई चेंजेस ज़्यादा नहीं हो पाती, यानी रिजिड होते हैं, वो फ्लेक्सिबल नहीं होते। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए ताकि आपके 5-6 नंबर का जो क्वेश्चन है वो अच्छे से कवर हो जाए। बाकी इसके अंदर और भी पॉइंट्स हैं जो आप इसमें लिख सकते हो बड़े आराम से। मैंने बेसिक्स कवर किए हैं ताकि आपका माइंडसेट खुल जाए और आप इसमें क्या लिख कर आ सकते हो वो आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अब इसके बाद हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ कॉल्ड टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये भी बहुत रिसेंटली बहुत से ऐसे टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे। टाइम वैल्यू ऑफ मनी बहुत बार रिपीट हुआ देखा है आपने, तो मोस्ट प्रोबेबली अगर सेम ट्रेंड रहा तो ये रिपीट हो जाएगा, मैं आपको पहले बता देता हूँ। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली शायद ये रिपीट ना हो, ये कहने की बात है, बट मैं ये नहीं कहूँगा नहीं होगा। ऑब्वियस सी बात है, आप कर लो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि सेफ साइड इज़ अ बेटर साइड, ठीक है। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी में अगर क्वेश्चन ज़्यादातर बनते हैं तो नॉर्मली आपको क्या करना है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी पहले होता क्या है, तो ये कंसेप्ट क्या कहता है, मनी वी होल्ड इन प्रेजेंट हैव अ वर्थ देन सेम मनी वी होल्ड इन फ्यूचर। मतलब क्या है कि जो भी आज मेरे पास पैसे हैं, अगर मेरे पास कल ही मतलब कल भी उतने ही पैसे हुए, तो जो वैल्यू आज मेरे उस पैसे की है वो कल उस पैसे की नहीं होगी। इसका मतलब ये है, मतलब क्या है सर, अगर 10 रुपए मेरे पास आज के टाइम पे हैं, जिससे मैं एक भी कोई भी मैगी का पैकेट भी ले सकता हूँ, तो कल कल सर क्या मैं 10 रुपए से मैगी का पैकेट नहीं ले सकता? कल का मतलब क्या है, आने वाले कुछ दिनों में क्या वो मैं उस 10 रुपए से मैगी का पैकेट भी नहीं ले सकता? इसका मतलब ये है, हाँ जी। मतलब क्या है कि अगर आज 10 रुपए की वैल्यू मेरे जो है उससे मैं मैगी का पैकेट ले पा रहा हूँ, किसका मतलब क्या है कि आज मैं मेरे 10 रुपए की वैल्यू उस मैगी के एक पैकेट के बराबर है, और कल क्या मतलब मैं नहीं खरीद सकता, क्यों? क्योंकि उसकी इन्फ्लेशन हो चुकी होगी। वो 10 रुपए का जो मैगी का पैकेट है वो 12-13 रुपए का हो चुका होगा। इसका मतलब मेरे पास अगर 10 रुपए ही हैं, लेकिन मैं उस मैगी का पैकेट ना खरीद पाने का मतलब क्या हुआ, उस 10 रुपए की वैल्यू कम हो चुकी है अब। मतलब क्या है, इसका एक उदाहरण दिया, ये कोई वो नहीं है लिख कर, नॉर्मली आप इसको जनरल लैंग्वेज में समझना, ठीक है ना। ये कोई मेनली लिखने वाला एग्जांपल नहीं है, ये जस्ट आपको समझाने वाला था। मतलब क्या है कि आज के 1 रुपए की वैल्यू अगर आज 1 रुपए है, तो कल उसकी वैल्यू 1 रुपए नहीं रहेगी, ये कहने का मतलब है। आपने प्रेजेंट वैल्यू का टेबल देखा, आपने इतने सारे चैप्टर्स कर लिए, उसमें आपने डिस्काउंटिंग फैक्टर किया ना, तो वो क्या है कि ये बताने के लिए कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी है क्या एक्चुअली में, ठीक है। तो टाइम वैल्यू मनी यही है एक्चुअली में। तो इसके दो पार्ट्स होते हैं, कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग, जिसका मतलब क्या होता है कि अगर हम फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी निकाल रहे हैं कि आज अगर मेरे पास 100 रुपए हैं तो कल उसकी क्या वैल्यू होगी। आप बैंक में पैसा रखते हो तो उसके इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी बन जाएगी, दैट इज कॉल्ड कंपाउंडिंग। और डिस्काउंटिंग का मतलब होता है कि अगर आज मेरे पास 10 रुपए हैं तो कल इस 10 रुपए की वैल्यू क्या रह जाएगी। मैंने ये नहीं कहा क्या बन जाएगी, क्या रह जाएगी, ध्यान से सुनना, क्या रह जाएगी। मतलब क्या है कि अगर आज मेरे पास 10 रुपए हैं तो कल उसकी वैल्यू 9.009 मतलब 0.909 के आसपास रह जाएगी। मतलब ये अगर 1 रुपए है तो उसकी वैल्यू बता दी, ऑब्वियस ही बात है 9.09 रह जाएगी फिर उसकी वैल्यू, अगर 10 रुपए है तो। मेरे कहने का मतलब बस इतना सा है कि प्रेजेंट वैल्यू कहता है कि आज अगर मेरे पास 10 रुपए हैं तो कल उसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी, जबकि कंपाउंडिंग कहता है अगर आज मेरे पास 10 रुपए हैं तो कल इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी। तो दोनों में फ़र्क है ये, ठीक है। तो कंपाउंडिंग का मतलब बनना और रह जाना, प्रेजेंट वैल्यू का मतलब, इन दोनों का फॉर्मूला है, उसको एक बार देख लीजिए और इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है। और ये फॉर्मूला आपके सामने ही है कि प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1+r/n, ये बेसिक सी चीज़ है, वैसे देख लेना एक बार। और मेनली जो इसका ऑब्जेक्टिव होता है वो वही है कि जो मैंने अभी बताया कि फ्यूचर वैल्यू निकालने का मेन ऑब्जेक्टिव किसका है, कंपाउंडिंग का, और प्रेजेंट वैल्यू बताने का मेन मकसद किसका है, हमारे डिस्काउंटिंग फैक्टर का। इसके बाद जो कंपाउंडिंग है वो बिजनेस की ग्रोथ के रिगार्डिंग बात करता है, वो इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ के रिगार्डिंग बात करता है। जबकि जो हमारा प्रेजेंट वैल्यू है दैट इज कंसर्न विद रिड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ फ्यूचर सम टू इट्स प्रेजेंट वैल्यू, वो हमें मनी की कम वैल्यू के बारे में बताता है कि मनी की रिड्यूसिंग वैल्यू कितनी बन जाएगी उसके बारे में, ठीक है जी। ये मेन चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे देखनी है। इसके अलावा जो कंपाउंडिंग है दैट इज़ यूज फॉर द इन्वेस्टमेंट, ये ज़्यादातर जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, क्योंकि कल आने वाले समय में मेरे पैसे जो 100 रुपये मैंने लगाए हैं वो कितने बन जाएंगे उस काम के लिए यूज़ करते हैं हम। जबकि जो प्रेजेंट वैल्यू है वो ज़्यादातर कैपिटल बजटिंग के पर्पज़ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा कि अगर मैंने आज एक मशीन खरीदी है तो कल मुझे इसके जो पैसे हैं
वो कितने कितने साल बाद मिलने शुरू हो जाएंगे। यानी अगर 10 लाख रुपए आज मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं तो कल मुझे कितने साल बाद इसका रिटर्न मिलना एग्जैक्टली में शुरू हो जाएगा, पे बैक पीरियड कितना बनेगा, इसमें काम आता है। ठीक है जी, ये मतलब होते हैं हमारे डिस्काउंटिंग और कंपाउंडिंग के। अब बात करते हैं इसके आगे कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो जो मैंने अभी बताया कैपिटल बजटिंग के लिए सबसे पहले इसकी इंपॉर्टेंस है, वो आप लिख लेना इसमें। दूसरा है कंपेयर द कैश फ्लो ओवर द टाइम। आप कैश फ्लोज को देखते रहे हो, मतलब इन शॉर्ट जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है वो हर पॉइंट पे आपको मनी की क्या वैल्यू है, मनी की कितनी वैल्यू रह जाएगी, मनी की कितनी वैल्यू बन जाएगी, इसके बारे में बताता है विद द हेल्प ऑफ डिस्काउंटिंग और कंपाउंडिंग टेक्निक। दूसरा है ये इन्वेस्टर्स को डिसीजन लेने के लिए बहुत मदद करती है। मैंने अभी बताया इन्वेस्टमेंट जिसने करनी है वो कंपाउंडिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करके अच्छे से देख सकता है कि मेरे आज के पैसे कल में कितने बदलने वाले हैं, उसकी वजह से वो अपने डिसीजंस को अच्छे से ले सकता है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपने चैप्टर किया होगा, उसमें सर उसमें तो डिस्काउंटिंग फैक्टर कहीं पे इस्तेमाल हुआ नहीं था। अरे रही, रेट ऑफ रिटर्न आता है कि नहीं आता वहाँ पे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल आती है कि नहीं आती वहाँ पे। तो ऑफ कोर्स वहाँ पे प्रोजेक्टेड बिजनेस के लिए हम इन चीज़ों का जब इस्तेमाल करते हैं तो उसका इम्पैक्ट भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी से ही रिलेट करता है। बाकी बजटिंग और प्लानिंग के लिए भी हम टाइम वैल्यू बिल्कुल इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अगर आज के टाइम पे डेटा है हमारे पास किसी चीज़ का, तो कल उस डेटा से हम कितना एक्सपेक्टेड रिटर्न ले सकते हैं, कितनी एक्सपेक्टेड प्लानिंग अच्छे से कर सकते हैं, ये देखने के लिए भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी का इस्तेमाल कई बार कर लिया जा सकता है। डन। हाँ जी, इसके बाद अब आप हमारे पास आता है कि सिंकिंग फंड के लिए जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है और कैपिटल रिकवरी के लिए इसका क्या मेन इंपॉर्टेंस है। ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है, तो इसलिए हो सकता है कि अगर टाइम वैल्यू का ट्रेंड रहा तो ये क्वेश्चन आने की संभावना है। तो सर सिंकिंग फंड होता क्या है, तो ये कॉमनली इसलिए बनाया जाता है ताकि कोई फ्यूचर की ऑब्लिगेशन अगर मेरे सामने है तो मैं उसके लिए अवेलेबल अमाउंट हमेशा रेडी रख सकूं उसको मीट आउट करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें सर सिंकिंग फंड के लिए ये कैसे इंपॉर्टेंट है, अब देखो मैंने अभी बात बताई फ्यूचर ऑब्लिगेशन में अगर मेरे पास अवेलेबल अमाउंट रहे तो मैं उसको मीट आउट कर सकता हूँ। तो सर पहली बात तो ये मेरे पास फ्यूचर ऑब्लिगेशन का पता कैसे चलेगा, अगर चलो अनसर्टेन है तो मैं कितना अवेलेबल फंड अपने पास रखूँ। तो आप अभी सोचो कि मेरे पास किसकी बात हो रही है, मनी के आने जाने की, कि मैं कितना रखूँ, कितना आज के टाइम में उसकी वैल्यू बन सकती है, कितना मुझे रखना पड़ेगा, कितना मैं मीट आउट कर पाऊंगा, मेरे पास कितना अवेलेबल फाइनेंस सफिशिएंट होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें किससे रिलेट कर रही हैं, टाइम वैल्यू से। इस वजह से टाइम वैल्यू का रोल सिंकिंग फंड में ज़्यादा है। इसके बाद आता है कैपिटल रिकवरी। तो इसकी जो डेटा है वो आप मेरे नोट से अच्छे से पढ़ लेना, बहुत सिंपल लिखा हुआ है, कोई मुश्किल नहीं है, जो मैंने बताया वही चीज़ें इसमें एक्सप्लेनेशन में दी गई हैं। अब है कैपिटल रिकवरी। सर कैपिटल रिकवरी क्या होता है, प्रोसेस ऑफ रिकवरिंग द इनिशियल। अच्छा कैपिटल बजटिंग किया कि नहीं किया, बताना, कैपिटल बजटिंग किया कि नहीं किया, नहीं किया सर प्रैक्टिकल में, लेकिन उसका मतलब तो पता है ना, जो मैंने अभी बताया कैपिटल बजटिंग वही होता है कैपिटल रिकवरी। सर इनिशियल इन्वेस्टमेंट जब मैंने करी, एक पे बैक पीरियड, समझ रहे हो कि नहीं, अरे वही है ये बेच, यही है कैपिटल रिकवरी। कितना आसान लगा ना सर ये सुन के, मुझे तो पता ही नहीं था कैपिटल रिकवरी ये है। अरे भाई इतना इजी आता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का क्वेश्चन, आप डरते हो बस, और कुछ नहीं है बहुत इजी। ठीक है, कि कितने टाइम पीरियड में मुझे वो पे बैक दे जाएगा और कितना मुझे फाइनेंस उसके बाद रिटर्न में आ सकता है, उसकी भी एक्सपेक्टेशन टाइम वैल्यू ऑफ मनी लगा देता है। बस इतना सा काम है इसका कैपिटल रिकवरी में। यानी कैपिटल बजटिंग के अंदर जो चीज़ें भी करते हो ना, वो विद द हेल्प ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी आपने एक्सप्लेन में लिखनी है, जो कि मैंने यहाँ लिखी हुई है, बस आपने उसको एक्सप्लेन में करना है। बस ये हो गया टाइम वैल्यू ऑफ मनी का टॉपिक ख़त्म। अच्छा सुनो, मैं मीनिंग बता देता हूँ इस चीज़ का, परपेचुटी और एन्युटी का। ये ना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मतलब अगर अनइम्पॉर्टेंट बेसिस पे कोई क्वेश्चन डालता है कि यार कोई क्वेश्चन मैंने अभी तक डाला नहीं, मैं वो क्वेश्चन डाल देता हूँ जो कि परपेचुटी और एन्युटी का आता है, तो उस केसेस में अगर मैं आपको कहूँ तो ये क्वेश्चन एक बार देख लेना, हो सकता है कई बार आ जाए तो बच्चे कंफ्यूज ना हो जाएं, तो कर लेना एक बार। अ सीरीज ऑफ इक्वल कैश फ्लो दैट कंटिन्यू इनडेफिनेटली और सीरीज ऑफ इक्वल कैश फ्लो दैट अकर फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। दोनों का मतलब पता है क्या होता है, परपेचुटी मतलब होता है कि सीरीज ऑफ इक्वल कैश फ्लो, अगर आज 2000 रुपये हैं तो मैं हर बार 2000 2000 2000 2000 इन्वेस्ट कर रहा हूँ, पहली बात तो ये।
चाहे वो एन्युटी है और चाहे वो परपेचुटी है, पर फर्क एक ही है, डिफरेंस एक ही है कि कॉन्टिन्यूज इनडेफिनेटली और फिक्स नंबर ऑफ पीरियड। यानी एन्युटी का मतलब होता है फिक्स नंबर ऑफ पीरियड के लिए 2-2 महीने बाद मेरे 2-2 हज़ार रुपये बैंक में इन्वेस्ट होते जा रहे हैं ऑटोमेटिकली। और जबकि परपेचुटी मतलब होता है इनडेफिनाइट पीरियड, वहाँ पे कोई फिक्स पीरियड नहीं है, जब किया कर लिया, जब किया कर लिया, जब किया कर लिया। ठीक है जी, दैट्स वाई। ठीक है, वहाँ पे फिक्स पीरियड सेट होता है, यहाँ पे कोई फिक्स पीरियड सेट नहीं होता, बस इतना सा डिफरेंस है। और दोनों के एक बार फॉर्मूले देख लेना और दोनों में एक डिफरेंस आ जाएगा कि ये इनफाइनाइट पीरियड के लिए होता है, ये लॉन्ग ये इनकी मतलब वो फिक्स पीरियड के लिए होता है। ठीक है जी, ये प्रेजेंट वैल्यू के मतलब इसका जो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला ये होता है, उसका प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला आपका कैश फ्लो इंटू 1 माइनस 1 प्लस आर की पावर n डिवाइडेड बाय आर, ऐसा कुछ फॉर्मूला आप यहाँ पे देख रहे हो, बस उसको लिखना है। मतलब इन शॉर्ट ये जो टॉपिक है इसका मीनिंग समझो पहले नंबर पे, डिफ्रेंशिएट कर लो बड़े आराम से, कुछ ज़्यादा मुश्किल है नहीं इसमें। मतलब इसका जो प्रेजेंट और फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला होता है वो दोनों का अलग अलग होता है, तो इसके 2 पॉइंट्स बड़े आराम से मिल जाएंगे आपको। और उसके अलावा जो इसका टाइम पीरियड का एक डिफरेंस है वो भी आप इसमें लिख सकते हो। 5 पॉइंट हो गए। सर एक और पॉइंट इसमें नज़र आ रहा है मुझे, एंडिंग पॉइंट वाला, कि इसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता, उसका एंडिंग पॉइंट होता है। मतलब क्या है, मैंने अभी कहा इनफाइनाइट पीरियड, तो इनफाइनाइट पीरियड का कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता, जबकि फिक्स का पता है कि 2 महीने बाद मेरे ये एन्युटी खत्म हो जाएगी। समझे मतलब, दैट्स ऑल अबाउट इट। चलिए अब सर आगे आते हैं वर्किंग कैपिटल के नोट्स के ऊपर। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जहां पे बच्चे कह रहे हैं कि अगर वर्किंग कैपिटल का क्वेश्चन हमने नहीं आता सर तो हम सिर्फ थ्योरी पे जा रहे हैं। तो सर बिल्कुल सही है, मैं आपको पहले बता देता हूँ। 1 रिकमेंडेड क्वेश्चन यू शुड हैव टू सी ऑन माय वीडियो, मैं यहाँ पे कवर नहीं करूँगा, पहले बता देता हूँ, यहाँ नहीं कवर करूँगा। सर वो कौन सा क्वेश्चन है, फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल प्लस रिकमेंडेशंस बाय द टंडन प्लस चोर कमेटी। बस ये जो 2 टॉपिक है ना, ये 2 टॉपिक आपको मेरी वीडियो में मैं नीचे लिंक भी दे दूंगा, वो स्पेशली देखकर जाना, वो इम्पॉर्टेंट बहुत है, इसलिए मैंने इसमें नहीं समझाना, वो डिटेल में आपको एक बार अंडरस्टैंड करने पड़ेंगे। समझे मतलब। चलो अब हम बात कर लेते हैं सर इसके अलावा बेसिक्स अगर क्वेश्चन आ जाते हैं तो उसको मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ कि वर्किंग कैपिटल मतलब एक ऐसी कैपिटल जो मुझे डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के लिए चाहिए होती है। ओके सर इसके 2 कंपोनेंट कौन से होते हैं, 2, जिसका मेन फॉर्मूला ही कह देता है कि वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो यही 2 इसके कंपोनेंट है, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। करंट एसेट मतलब जो 1 साल में उसका टाइम पीरियड जो है वो होता है, यानी वो एसेट जो 1 साल में कैश में कन्वर्ट हो जाए दैट इज कॉल्ड करंट एसेट, और जो लायबिलिटी 1 साल में पे हो जाए विद इन 1 ईयर वो हो जाती है करंट लायबिलिटी। इसके एग्जाम्पल्स लिख सकते हो बड़े आराम से आप। ठीक है, इसके अलावा सर इसमें आ जाता है, अब आते हैं टाइप्स। पहले था कंपोनेंट और कंसेप्ट, अब आते हैं टाइप्स के ऊपर। 2 तरह की इसकी मेन टाइप्स है सर, एक ग्रॉस और एक नेट। जब हम ग्रॉस की बात करते हैं तो वर्किंग कैपिटल मीन्स करंट एसेट। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है टोटल करंट एसेट, इसमें हमारे पास करंट लायबिलिटीज नहीं आती, याद रखना। तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का मतलब ही क्या होता है कि वो वर्किंग कैपिटल जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमारी टोटल करंट एसेट्स होती हैं, करंट लायबिलिटी होती ही नहीं है। और नेट का मतलब होता है जो हमने ऊपर फॉर्मूला करा, करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी को माइनस करने के बाद जो आपके पास आती है आंसर में चीज़, वही हमारे पास बन जाता है वर्किंग कैपिटल। अब इसके बाद हमारे पास कुछ अप्रोचेज आ जाती हैं। वो अप्रोचेज क्या हैं, 3 तरह की। 1 इज मैचिंग, अग्रेसिव एंड कंजर्वेटिव। मैं तीनों के बारे में जस्ट ओवरव्यू दे देता हूँ आपको कि जो हमारे पास मैचिंग होती है, मैचिंग अप्रोच का मतलब होता है कि हमने अपनी करंट एसेट को करंट लायबिलिटी के इक्वली रखना है, ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं करना। जबकि अग्रेसिव का मतलब होता है कि हमने ज़्यादा रिटर्न कमाना है, जिसकी वजह से हम अपनी करंट एसेट्स को थोड़ा कम रखना चाहते हैं, क्योंकि जितना हमारे पास करंट एसेट यानी हमारे पास अपना सामान कम होगा और हम ज़्यादा सेल करेंगे। अब सोचो, करंट एसेट का मतलब कि एक तरीके से मेरे पास वो चीज़ पड़ी हुई है अभी,
अभी पड़ी हुई है, मतलब एसेट्स मतलब मेरी खुद की संपत्ति है। अरे यार, जब ज़्यादा एसेट्स अपने पास रखोगे तो प्रॉफिट कहाँ से होगा? तो प्रॉफिट तब ही होगा ना जब ज़्यादा कम से कम अपनी करंट एसेट्स को रखोगे और ज़्यादा से ज़्यादा बेचते जाओगे। तो इस वजह से कहा गया है कि करंट एसेट मिनिमम होनी चाहिए ताकि हम अपना प्रॉफिट मैक्सिमम कर सकें। ये मतलब होता है अग्रेसिव का, कि प्रॉफिट कमाना है पर एसेट्स कम करके। जबकि दूसरी कंजर्वेटिव अप्रोच कहती है कि हमने सेफ्टी के साथ काम करना है, हमारे लिए हमारी करंट एसेट्स सब कुछ हैं, इस वजह से हम अपनी करंट एसेट्स को ज़्यादा से ज़्यादा रखेंगे ताकि हम अपनी सेफ्टी को मेंटेन कर सकें। ये कहती है कंजर्वेटिव अप्रोच। मैचिंग कहता है कि भाई साहब रिस्क को मॉडरेटली हमने काम मतलब मॉडरेटली रिस्क लेना है हमने। अग्रेसिव का मतलब होता है कि हमने रिस्क ज़्यादा लेना है, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हो उतना ज़्यादा रिस्क भी लेना पड़ेगा। और फिर आता है कंजर्वेटिव अप्रोच, जिसमें रिस्क की बात अगर की जाए तो वो कम होता है क्योंकि हम सेफ्टी के साथ काम कर रहे होते हैं। मुझे रिस्क से याद आया, सेक्शन ए में एक टॉपिक है रिस्क एंड रिटर्न रिलेशनशिप का, वो मैंने एक सेपरेट वीडियो में कवर किया हुआ है। तो अनइम्पॉर्टेंटली ज़्यादा मैं ये नहीं कहूँगा कि कई बार आया नहीं है। तो जैसे परपेचुटी और एन्युटी का मैंने कहा, तो एक बार ज़रूर कर लेना। उसमें सिर्फ दो चीज़ें मेनली ध्यान रखनी है कि अगर आपने रिटर्न ज़्यादा कमाना है तो रिस्क भी ज़्यादा लेना पड़ेगा। तो इसलिए देयर इज़ अ डायरेक्ट यानी पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिटर्न एंड द रिस्क। ये उसमें चीज़ें बात करी गई है। एक मतलब एक डायग्राम सा बना हुआ है, उसको अच्छे से समझ लेना, बस मतलब देख के चले जाना, ताकि ये ना हो कि वहाँ पे अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन ना हो पाया तो फिर भाई करना तो पड़ेगा कुछ, इसलिए कह रहा हूँ। अदरवाइज मेनली मेरे हिसाब से सोर्सेज ऑफ फाइनेंस से ज़्यादा का क्वेश्चन आपको नहीं दिखेगा, या टाइम वैल्यू से ज़्यादा। फिर भी सेफ्टी साइड अगर कहूँ, जो बच्चे जाना चाहते हैं तो ज़रूर चले जाना। बाकी अगर मेरे पे डिपेंड है तो ऑफकोर्स मेरे पे डिपेंड रह कर चले जाना, लेकिन ऑफकोर्स मैं ये कहूँगा कि सेफर साइड इज़ द बेस्ट साइड फिर भी, ठीक है। चलो थोड़ा सा देख जाना, क्या पता आपके वहाँ पे कुछ हो जाता है ना कई बार अनइम्पॉर्टेंट पेपर आ जाए तो। अब मैं भी कुछ नहीं कर सकता, मेरे लिए तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही दोनों हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी और सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। पर अगर अनइम्पॉर्टेंट आ गया तो सेफर साइड के साथ आप कह सकते हो कि कुछ तो पढ़ा था ना हमने, ठीक है। बाकी इंपॉर्टेंट बेसिस पे चले जाना ज़्यादा, ये मैं कहूँगा। अब बात करते हैं आगे कि सर वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत क्यों पड़ती है, एक अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसके इश्यूज़ क्या होते हैं। अब सर इसकी ज़रूरत है तो हमें अपने काम को स्मूथली रन करने के लिए वर्किंग कैपिटल चाहिए पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे लिक्विडिटी, मतलब होता है हमारे पास सफिशिएंट फाइनेंस हमेशा बना रहे, हमारी लिक्विडिटी पोजीशन हमेशा स्टेबल रहे, उस चीज़ के लिए भी हमें वर्किंग कैपिटल चाहिए। क्योंकि डेली टास्क पे अगर हमें कोई चीज़ चाहिए, डेली एक्सपेंसेस को खत्म मीट आउट करने के लिए हमें कोई कैपिटल चाहिए, तो वो होती है वर्किंग कैपिटल। तो अगर वर्किंग कैपिटल है तो हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ द फाइनेंस एट द रिक्वायरमेंट पर्पस हमारे पास है, तो इस वजह से हम लिक्विडिटी मेंटेन कर सकते हैं। इसके बाद सीजनल फ्लक्चुएशंस, कहीं पे भी हमें लगता है सीजनली हमारी डिमांड ज़्यादा है, हमारे पास ज़्यादा पैसा होना चाहिए, तो वर्किंग कैपिटल हमारी मदद कर देता है उस समय। क्योंकि वर्किंग कैपिटल का मतलब है हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस हमेशा कई बार रहता है, जिसकी वजह से हमें सीजनल फ्लक्चुएशंस की वजह से ज़्यादा नुकसान नहीं होता। इसके बाद आता है कैश फ्लो मैनेजमेंट। कैश फ्लो मैनेजमेंट का मतलब है कि कैश फ्लो को कैसे मैनेज करके चलना है। अगर आप वर्किंग कैपिटल को ज़्यादा मेंटेन करके रखोगे तो ऑब्वियस सी बात है हमारा जो कैश इनफ्लो है वो कम हो, मतलब हमारे पास कैश इनफ्लो नहीं, मतलब जो वर्किंग कैपिटल है वो ज़्यादा रखना पड़ेगा। यानी हमारे पास जो पैसा है, जो हमारे पास स्टोर है पैसा, वो ज़्यादा है। जबकि दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि जो हमारे पास पैसा जाने वाला है, यानी वो हम अगर ज़्यादा कर रहे हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो वर्किंग कैपिटल का मतलब ये है कि जितना ज़्यादा वर्किंग कैपिटल मतलब करंट एसेट ज़्यादा रखनी पड़ेंगी, और ज़्यादा रखने का मतलब हमारे पास कैश ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि जब तक हम चीज़ों को बेचेंगे नहीं तो कैश आएगा नहीं, और करंट एसेट कैश की फॉर्म में जब तक कन्वर्ट नहीं होंगी तो हम कैश इनफ्लो से कह नहीं सकते। तो इस वजह से कैश फ्लो को कैसे मैनेज करना है ये भी वर्किंग कैपिटल हमें सिखा देती है। बिजनेस को ग्रो हम स्लोली कर सकते हैं, राइट। तो इस वजह से वर्किंग कैपिटल अगर है तो हम धीरे धीरे से अपने बिजनेस में थोड़ी थोड़ी ग्रोथ करके अपने बिजनेस में ग्रोथ कर सकते हैं। क्रेडिट वर्थीनेस, देखो जी वर्किंग कैपिटल जितनी अच्छी है तो ऑटोमेटिकली जो बैंकिंग है वो आपकी वर्किंग कैपिटल को देखते हुए ये कह देगा कि ऑफ कोर्स यार अच्छी है वर्किंग कैपिटल, तो इस वजह से हम आपको क्रेडिट देने के लिए रेडी हैं। तो आपको जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए अच्छे रेट पे आपको क्रेडिट दे दिया जा सकता है। तो ये कुछ मैंने आपको ज़रूरतें बता दी अगर वर्किंग कैपिटल आप ले रहे हो और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इसके बाद सर इसके कुछ इश्यूज आ जाते हैं कि अगर वर्किंग कैपिटल अच्छी नहीं है तो क्या हो सकता है।
आपके पास लिक्विडिटी प्रॉब्लम अराइज हो सकती है। जो मैंने नीड बताई उसका ऑपोजिट ही यहाँ पे आप लिख सकते हो कि लिक्विडिटी प्रॉब्लम आ जाएंगी अगर वर्किंग कैपिटल अच्छी नहीं है। वर्किंग कैपिटल अच्छी नहीं है तो आपके बिजनेस में ऑपरेशनल डिसरप्शंस का मतलब होता है डेली टास्क पे कोई ना कोई प्रॉब्लम आती जा रही थी, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज आपको मिल, जो अगर सपोज करो आज के टाइम में आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि अगर इतना पैसा इस इन्वेस्टमेंट में लगा दिया, मतलब इस फिक्स एसेट्स में लगा दिया, तो आपको रिटर्न ज़्यादा हो सकते हैं कुछ पीरियड के लिए। लेकिन अगर आपके पास उस फिक्स एसेट में पैसा लगाने के लिए ही वर्किंग कैपिटल नहीं है तो मतलब ऑब्वियस ही बात है करंट एसेट्स कुछ बेनिफिट दे रही हैं आपको, कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट्स जो आपको बेनिफिट दे रही हैं वो आपके पास पैसा अगर होगा तभी आप उसमें लगा सकते हो। अगर वर्किंग कैपिटल अच्छी नहीं है तो आपके पास पैसा ही नहीं है तो आपकी अपॉर्चुनिटीज भी आपके पास हासिल नहीं हो पाएंगी। इसके अलावा आता है सप्लायर के कैसे रिलेशंस हैं। रिलेशंस आप कैसे बना सकते हो जब आपके पास पैसा अच्छा रहेगा, यानी आप कोई पैसा मतलब परचेज करना चाहते हो तो परचेज करने का मतलब ये है कि आपको टाइमली पैसा देना भी पड़ेगा। तो अगर आप टाइमली पैसा देने वाले ही नहीं हो या दे ही नहीं सकते हो, वर्किंग कैपिटल आपके पास बनती ही नहीं है अच्छे से, तो ऑफकोर्स सप्लायर के रिलेशंस भी आपके पास अच्छे नहीं रहेंगे। वो भी कहेगा कि इन लोगों को पैसा देकर मैं अपने पैसे डुबाना नहीं चाहता। इसके बाद बैंक करप्टी का डर रहता है। कैसे सर? ऑब्वियस ही बात है, वर्किंग कैपिटल अच्छी मेंटेन नहीं रहेगी, बिजनेस हिलजुल जाएगा, तो ऑफकोर्स बैंक भी क्रेडिट देने से रहेगा कि यार ये तो मुश्किल हो जाएगा इनको क्रेडिट देना। और अगर हमारे पास ऑफकोर्स करंट एसेट्स कम रह गई, करंट लाइबिलिटी ज़्यादा हो गई, तो लाइबिलिटी ज़्यादा होने का मतलब हमारे पास इंसॉल्वेंसी की पोजीशन आ सकती है, बैंक करप्टी होने का डर रह सकता है। तो ये प्रॉब्लम्स हमारे पास वर्किंग कैपिटल के होने से हो सकती हैं। सर इसके अलावा हम वर्किंग कैपिटल कहाँ से रेज आउट कर सकते हैं? जितने मैंने सोर्सेज ऑफ फाइनेंस बताए लिख डालो यहाँ पे मतलब सर ऑब्वियस ही बात है यार, शॉर्ट टर्म सोर्सेज होता है। वर्किंग कैपिटल क्या है? एक शॉर्ट टर्म सोर्स है। तो जितने शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस वहां पे किए सारे यहाँ पे डाल दो, उन्हीं सोर्सेज से हम अपनी वर्किंग कैपिटल को रेज कर सकते हैं, चाहे वो ट्रेड क्रेडिट है, चाहे वो शॉर्ट टर्म लोन है, चाहे वो फैक्टरिंग है, चाहे वो इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट है, चाहे वो कस्टमर एडवांस है। जो मैंने पढ़ाया वही इसमें आ जाएंगे। ये क्वेश्चन आपको डबल करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए चलो 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 अब आते हैं इसके अलावा सर अगला चैप्टर है हमारे पास डिविडेंड पॉलिसी का। सर इसके चैप्टर फिनिश होने पे मैं आपको एक बता देता हूँ, पहले ही कह रहा हूँ वो कर लेना रिकमेंडेशन वाला। मैं पहले कह रहा हूँ रिकमेंडेशन वाला क्वेश्चन कर ज़रूर लेना, मैं लिंक दे दूंगा नीचे, एक बार कर ज़रूर लेना। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नहीं कि ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट नहीं थे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, इसलिए कह रहा हूँ। सर क्या इसमें एक्सपेक्टेड नहीं है? अरे यार इसमें भी है। वर्किंग कैपिटल की थ्योरी सिर्फ आपको भी पता है कि अगर प्रैक्टिकल नहीं आता होगा तो सारी थ्योरी करनी पड़ेगी, तो इस वजह से कह रहा हूँ पहले उसको अच्छे से कर लेना क्योंकि वो ज़्यादा एक्सपेक्टेड है। फिर भी अगर नहीं आएगा तो यहाँ तो अब तो बच ही गए हो, ठीक है ना। लेकिन ज़्यादा एक्सपेक्टेडली वो चीज़ भूल मत जाना, वो कर लेना। फैक्टर अफेक्टिंग और रिकमेंडेशंस बाय द चोर एंड टंडन कमेटी टू द बैंक, ठीक है। अब देते हैं अच्छा सर आगे है डिविडेंड पॉलिसी का चैप्टर। तो डिविडेंड में सबसे इंपॉर्टेंट है वॉल्टर गॉर्डन का, जो इस बार आने के एक्सपेक्टेड चांसेस है, मैं पहले बता देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं कहूँ कि इसमें दूसरा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सर कौन सा है, तो फैक्टर अफेक्टिंग और इसके साथ साथ टाइप्स ऑफ डिविडेंड का दूसरा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो इस बार बन सकता है। तो इसके अलावा सर अब पहली चीज़ डिविडेंड होता क्या है, डिविडेंड पॉलिसी क्या है, ये बहुत सी सिंपल चीज़ें हैं कि डिविडेंड का मतलब मैंने पहले भी बता दिया कि प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा जब आप अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो एज एन डिविडेंड, तो एक मतलब एज अ रिटर्न कि उन्होंने हमारे शेयर्स खरीदे हुए हैं, तो इस वजह से हम उनको जो रिटर्न दे रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड डिविडेंड फॉर दी शेयर होल्डर्स। तो डिविडेंड पॉलिसी का मतलब होता है एक ऐसी पॉलिसी जिससे हमें ये पता चलता जाए, जिससे हमारे बिजनेस का सिस्टम बन जाए कि हमने कब कब डिविडेंड देना है, किस किस वे में देना है, कितना कितना देना है, कैसे कैसे देना है, ये सब चीज़ों का जब हमें पता चल जाए तो उस पॉलिसी को हम कहते हैं डिविडेंड पॉलिसी। अब बात आती है यानी गाइडलाइंस और डिसीजन, जब हम डिविडेंड के डिसीजंस मतलब डिविडेंड डिसीजन जिसमें लेते हैं, गाइडेंस जिसके अंदर लिखी गई हैं कि डिविडेंड कैसे देना है, क्यों देना है, कितना देना है, ये सब चीज़ें दैट इज़ कॉल्ड डिविडेंड पॉलिसी। कितने तरह के डिविडेंड होते हैं सर? कैश डिविडेंड जो कैश के वे में दिया जाए, स्टॉक मतलब जो हमें शेयर्स के वे में दे दिया जाए, मतलब मैंने आपको डिविडेंड में शेयर्स दे दिए, मतलब मैंने कैश में आपको पैसा नहीं दिया कि भाई साहब आपका 10,000 का डिविडेंड ये लो जी कैश, नहीं, मैंने कहा ये लो 10,000 के शेयर, मतलब क्या हुआ कि मैंने शेयर्स के वे में आपको जब डिविडेंड दिया तो दैट इज कॉल्ड स्टॉक डिविडेंड। स्क्रिप डिविडेंड मतलब होता है सर ये भी एक स्टॉक डिविडेंड ही होता है, पर ध्यान रखना
कि शेयर होल्डर रिसीव द प्रोमिसरी नोट और स्क्रिप दैट कैन बी एक्सचेंज फॉर द शेयर एट अ लेटर डेट। मतलब वही कि जैसे प्रोमिसरी नोट क्या होता है कि आने वाले टाइम पीरियड में हम पैसे दे देंगे। सिमिलरली मैंने कहा कि भाई साहब आज मेरे पास शेयर नहीं है पर मैं आपको डिविडेंड दे रहा हूँ एज अ स्क्रिप। स्क्रिप मतलब एज अ प्रोमिसरी नोट आपको पकड़ा रहा हूँ कि कल मुझे 3 महीने बाद, मतलब 3 महीने का पीरियड है उसमें, 3 महीने बाद मेरे पास आना और इस प्रोमिसरी नोट को देकर अपने डिविडेंड के फॉर्म में स्टॉक यानी शेयर्स ले जाना। ठीक है। प्रॉपर्टी डिविडेंड का मतलब होता है सर, ऑब्वियस ही बात है, काइंड में डिविडेंड देना। काइंड मतलब सर कैश के अलावा। कैश के अलावा मतलब मैंने कोई आपको सर्विस दे दी, सर्विस मतलब जो आपको ज़रूरी चाहिए था कुछ सामान वो दे दिया, कोई एसेट दे दी, एसेट के वे में आपको डिविडेंड दे दिया, यानी इन प्रोडक्ट या सर्विस के वे में जब मैंने आपको कोई चीज़ दे दी है एज अ डिविडेंड, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर्टी डिविडेंड। स्पेशल डिविडेंड का मतलब होता है ओकेजनली एक्स्ट्रा पेमेंट जब कंपनी करती है। अब देखो रेगुलर डिविडेंड मैं आपको दे रहा हूँ, उसके अलावा आपको अगर मैंने रेगुलर डिविडेंड के साथ एक्स्ट्रा पेमेंट में डिविडेंड दिया है, यानी 10,000 देता था मैंने 11,000 दे दिया, तो 1,000 रुपये मेरा जो एक्स्ट्रा पेमेंट है वो एक ओकेजनली डिविडेंड आपको कहा जाएगा। ठीक है। लिक्विडेटिंग डिविडेंड, सर इसका मतलब होता है कि पेमेंट मेड व्हेन द कंपनी इज इन द प्रोसेस ऑफ लिक्विडेटिंग। अब कंपनी खत्म होने वाली है, कंपनी की लिक्विडेटिंग स्टेज आ रही है, तो कंपनी को लग रहा है कि अपने डिविडेंड, अपने शेयर होल्डर को सेटिस्फाई रखूं क्योंकि उनकी ज़रूरत तो पड़ती है, तो इस वजह से उनको डिविडेंड दिया जाता है उस समय। तो लिक्विडेटिंग स्टेज के ऊपर कई बार कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है, वो डिविडेंड क्या होता है, लिक्विडेटिंग डिविडेंड। जनरली कोई डिविडेंड अगर मैं आपको देता जा रहा हूँ विद द टाइम पीरियड कि मैंने इतना टाइम पीरियड सेट कर दिया कि इतने टाइम पीरियड में आपको एंट्रीम डिविडेंड मिलता जाएगा मिलता जाएगा मिलता जाएगा, तो वो किस फॉर्म में मिल रहा है, रेगुलर डिविडेंड के फॉर्म में मिल रहा है, उसको हम रेगुलर डिविडेंड भी कहेंगे। दैट्स इट। ये मैंने कुछ पार्ट्स बता दिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कि इसके कौन से फैक्टर्स हैं। सर फैक्टर का मतलब होता है यानी डिटर्मिनेंट, यानी कौन सी ऐसी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा डिविडेंड की पॉलिसी को बनाते समय या डिविडेंड को देते समय। तो सर ऑब्वियस ही बात है, अगर इंडस्ट्री स्टेबल है, मतलब इंडस्ट्री मेरी स्टेबल है, मतलब मेरी इंडस्ट्री में ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं हो रही, तो ऑब्वियस ही बात है मेरे पास भी पैसा बना रहेगा। अगर मेरे पास पैसा बना रहेगा तो मैं क्या करूँगा, ऑब्वियस ही बात है मैं अपनी इंडस्ट्री को, मतलब इंडस्ट्री के स्टेबल होने पर जल्दी से कैश डिविडेंड, मतलब जल्दी से डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को दे सकता हूँ। तो जितनी इंडस्ट्री स्टेबल उतना डिविडेंड मैं, मतलब उतना पैसा मैं अर्न कर लूँगा, उतना डिविडेंड मैं दे भी सकता हूँ लोगों को, ठीक, अपने शेयर होल्डर्स को। लीगल रिस्ट्रिक्शन, कई बार क्या होता है डिविडेंड के ऊपर टैक्स लगता है, तो ऑब्वियसली आजकल इनकम टैक्स के ऊपर टैक्स मतलब इनकम टैक्स लग रहा है डिविडेंड के ऊपर, या फिर कुछ रेगुलेशंस इतनी बनी हुई हैं जिसको ध्यान में रखना पड़ता है डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करते समय। अगर कुछ ज़्यादा ही आपके पास लीगल रिस्ट्रिक्शंस आ गई हैं तो ऑफकोर्स आप डिविडेंड देना पसंद नहीं करोगे, पर अगर उतनी ही डिविडेंड के ऊपर लीगल रिस्ट्रिक्शंस कम हो जाएं जो डिविडेंड आप देना चाहते हो, तो वो चीज़ क्या है, ऑब्वियस ही बात है आप पसंद करोगे कि ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड देकर अपने शेयर होल्डर को सेटिस्फाई किया जाए। मार्केट कंडीशन, अगर बूम पीरियड है तो हम डिविडेंड देना पसंद, मतलब बूम पीरियड है तो ऑफकोर्स हम क्या करेंगे, डिविडेंड देना पसंद करेंगे कि क्योंकि हमारे पास जो है सिचुएशन वो अच्छी है, मार्केट की कंडीशन अच्छी है, हमारे मतलब इकोनॉमिक और मार्केट कंडीशन जिसमें इंटरेस्ट रेट जो हैं वो हम आसानी से मैनेज कर पा रहे हैं, तो हम अगर हमारे पास पैसा स्टेबल है, बना रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है शेयर होल्डर को डिविडेंड भी देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, अच्छा जी यहाँ पे प्रॉब्लम चीज़ है, देखो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है कंपनी के लिए कहीं पे और पैसा लगाने के लिए मौका है, तो कंपनी क्यों डिविडेंड दे दे भाई। अगर कंपनी को पता है कि डिविडेंड देने से मुझे आज नहीं तो कल 20,000 शेयर ही देखने को मिलेंगे बस, लेकिन उस तरफ अगर मैं आज पैसा लगा दूंगा तो मेरी कंपनी को प्रॉफिट हो जाएगा, जिसकी वजह से मैं डबल डिविडेंड भी दे सकता हूं अपने शेयर होल्डर्स को। तो कई बार कंपनी क्या करती है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को देखते समय कम डिविडेंड, कई बार नहीं ज़्यादातर कंपनी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं देती है। तो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अगर है तो डिविडेंड नहीं दिया जाएगा, जबकि नहीं है अगर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी तो डिविडेंड देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। सिमिलरली लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल का मतलब होता है बिजनेस किस स्टेज पे है। अगर बिजनेस ग्रोइंग स्टेज पे है तो ग्रोइंग मतलब अभी बिजनेस को ग्रो करना पड़ेगा, तो ग्रो करने के लिए बिजनेस को पैसा अपने पास रखना पड़ेगा, तो वो डिविडेंड देना पसंद नहीं करेगा। लेकिन अगर बिजनेस ग्रोथ हो चुकी है, बिजनेस ऑलरेडी डेवलप स्टेज पे है, तो ऑफकोर्स बिजनेस को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिजनेस ओल्ड स्टेज पे है यानी बिजनेस बड़ा पुराना है, ऑब्वियस ही बात है उसको प्रॉब्लम ही नहीं है देने में, ठीक है।
शेयर होल्डर एक्सपेक्टेशन, ऑफ कोर्स अगर हमें लग रहा है कि यार शेयर होल्डर हमारे ऐसे हैं जो हमसे एक्सपेक्ट करे बैठे हैं कि यार आज नहीं तो कल हमें डिविडेंड दे दिया जाएगा, तो अगर हम उनकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना चाहते हैं तो हमें डिविडेंड देना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने डिविडेंड उनको नहीं दिया तो उनकी एक्सपेक्टेशन टूटने का डर है, और उनको ऐसा है कि अगर उन्होंने मतलब उनकी एक्सपेक्टेशन टूट गई तो ऑफकोर्स दे आर द ओनर्स ऑफ अवर कंपनी, तो हम उसको निराश नहीं कर सकते। तो इसलिए एक्सपेक्टेशंस अगर ज़्यादा लग रही हैं तो हमें डिविडेंड दे देना चाहिए, ये कहा गया है। ठीक है जी, तो दीज आर द सम पॉइंट्स जो आप लिख सकते हो, अदरवाइज इसके अलावा कुछ और भी हैं जो आपको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। सर इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है वॉल्टर और गॉर्डन मॉडल का। वॉल्टर और गॉर्डन मॉडल क्या कहते हैं? वॉल्टर मॉडल ये कहता है, देखो ये दोनों टॉपिक ना मैं आपको बता देता हूँ, ये कैसे भी लाइन में घूम फिर कर आए, ये ही आंसर लिख देना है आपने, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है नोट्स में। ठीक है, अब देखो वॉल्टर और गॉर्डन ने ना एक क्राइटेरिया रखा हुआ था कि डिविडेंड कैसे देना है, एक डिविडेंड पॉलिसी बना दी थी इन्होंने कि कैसे डिविडेंड देना है। कैसे मतलब सर, ये दोनों का क्राइटेरिया बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है कि अगर हमारा आर जो है यानी रेट ऑफ रिटर्न जो है वो हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी KE से ज़्यादा हुआ तो इसका मतलब हमारी बिजनेस ग्रोथ फर्म है। तो जब हमारी बिजनेस ग्रोथ है तो हमें डिविडेंड देना नहीं पसंद, यानी हमें डिविडेंड जो पे आउट रेशियो है वो ज़ीरो कर देनी चाहिए उस समय, यानी हमें ज़ीरो ही देना है डिविडेंड, मतलब हम डिविडेंड ना ही दे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ग्रोथ फर्म है भाई अभी। ठीक है ना, तो इस वजह से रिटर्न अगर ज़्यादा आ रहे हैं तो ऑफकोर्स मतलब ऑब्वियस सी बात है कंपनी की अर्निंग ज़्यादा हो रही है, तो कंपनी क्यों अपने डिविडेंड मतलब क्यों अपने पैसे को देकर अपना रिटर्न कम करे। अभी कंपनी कह रही है कि अभी ग्रोथ स्टेज पे हैं हम, तो ऑब्वियस सी बात है हम रिटर्न लेना पसंद करेंगे। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से अगर रिटर्न ज़्यादा ही है तो हम यही कोशिश करेंगे कि हम अपना कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब होता है कि हम जो इंटरेस्ट दे रहे हैं, हम जो डिविडेंड दे रहे हैं, तो ऑफकोर्स अगर हमें डिविडेंड और इंटरेस्ट से ज़्यादा पैसा मिल रहा है तो हम कोशिश करेंगे कि और ज़्यादा लेने के लिए हम अपने पास रखें और डिविडेंड को कम से कम दें। दूसरा आता है कि अगर आर कम हुआ तो सर दे दो दे दो दे दो दे दो दे दो, क्यों? क्योंकि हमारा जो इंटरेस्ट रेट और हमारा जो डिविडेंड रेट है वो ज़्यादा है। तो सर ये क्या मतलब हुआ? ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है पैसा रखने की। अगर रिटर्न का मतलब होता है रिटर्न ज़्यादा आने का मतलब मेरे पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, अगर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ही नहीं है तो रिटर्न कम हो जाएगा, और रिटर्न कम होने का मतलब KE ज़्यादा हो जाएगा। तो उस स्टेज में मुझे कोशिश है कि मैं डिविडेंड ज़्यादा दे दूँ, ताकि आफ्टर ऑल जो पैसा मुझे बाहर से नहीं आएगा वो मुझे मेरे शेयर होल्डर से तो मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है R इज इक्वल टू K। अगर दोनों इक्वल हो जाए तो क्या होगा? ऑफकोर्स इन डिफरेंट सिचुएशन है, आप चाहे देना पसंद करो डिविडेंड ना देना करो वो आपके डिसीजन पे है, यानी कंपनी मतलब कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो डिविडेंड देना चाहती है या नहीं देना चाहती। ठीक है जी, अब इसके बाद आपके पास आती हैं कुछ एजम्पशंस। वॉल्टर मॉडल क्या कहता है? देखो ये ज़्यादा कहता है कि देखो द फर्म अंडरटेक फाइनेंस इंटायरली थ्रू द रिटर्न अर्निंग। ये कहता है कि ज़्यादा पैसा फर्म जो लेता है वो अपनी रिटेन्ड अर्निंग के सोर्स से ही लेता है। मतलब इसके ऊपर अगर हम बात करें तो जो कंपनी की अर्निंग है वो ज़्यादातर रिटेन्ड अर्निंग से ही होती है, और ये एक्सटर्नल फाइनेंसिस पे ज़्यादा बिलीव या फिर ज़्यादा पैसा रेज नहीं करता। दूसरी तरफ अगर करें तो कहता है द फर्म बिजनेस रिस्क डजंट चेंज विद एडिशनल इन्वेस्टमेंट। यानी अगर हम ये कहते हैं कि सर हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो मेरा रिस्क चेंज हो जाएगा, तो वॉल्टर मॉडल कहता है ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जो IRR और कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो हमेशा ही सेम रहेगी इस केस में, ये एज्यूम किया जाता है। फिर आता है कि जो फर्स्टली EPS और DPS की रेशियो है वो हमेशा सेम रहेगी, लेकिन वो कहता है द चॉइस फॉर द वैल्यू ऑफ EPS एंड DPS वेरी फ्रॉम द मॉडल। मतलब ये कि आप किस मॉडल का इस्तेमाल कर रहे हो वो EPS और DPS चेंज कर देगा, पर अगर आप एक ही मॉडल इस्तेमाल कर रहे हो तो EPS और DPS की रेशियो में कोई मतलब EPS और DPS में कोई चेंज नहीं आएगा, ये दोनों भी सेम रहेंगे। और जो फर्म है ये एज्यूम किया जाता है वो लॉन्ग लास्टर चलेगी, लंबे समय के लिए चलेगी, यही कहा गया है। और यही सेम बस गॉर्डन की हैं, कुछ एक दो पॉइंट्स याद रखने हैं उसमें, अदरवाइज यही सेम अजम्पशंस आप उसमें भी थोड़ी बहुत लिख सकते हो। अब बात आती है सर इसका फॉर्मूला, वो ऑब्वियस सी बात है आप यहाँ से देख कर ही लोगे, ये फॉर्मूला आप ज़रूर लिखाना, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है बिना फॉर्मूले के नंबर नहीं मिलेंगे। और इलस्ट्रेशन वे में अगर आपको करना है तो मैं आपको बता देता हूँ, ये इलस्ट्रेशन भी आपको यहाँ पे दे दी गई है, और ये आपको मैंने आउट ऑफ सोर्स से निकाला है। तो ऑब्वियस ही बात है ये जो डॉलर्स के बेस में दी गई है, आपने डॉलर के साइन को हटाकर रुपीस डाल देना है, बस इतना सा फ़र्क है इसमें। बाकी
एग्जाम्पल वही की वही रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला, ये आप यही लिख सकते हो, ठीक है सर। इसके बाद आता है गॉर्डन अप्रोच। गॉर्डन अप्रोच हमें यही कहती है जो हमें उसने कहा वॉल्टर ने, इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, बस ये कहता है कि टाइमली कंपनी की ग्रोथ होती रहती है, तो कंपनी का जो डिविडेंड है उसमें भी फ्लक्चुएशंस होती रहती हैं, तो ऑफ कोर्स ग्रोथ की वजह से कंपनी के डिविडेंड में भी इफेक्ट पड़ेगा और कंपनी के डिविडेंड की वजह से मार्केट प्राइस में इफेक्ट पड़ेगा। तो इस वजह से इसका जो फॉर्मूला है वो ग्रोथ के बेसिस पे बना है। इस वजह से इसने कहा कि कंपनी को अपनी रिटेंशन रेशियो पे ध्यान देना चाहिए कि कंपनी कितना अपने पास पैसा रखना चाहती है उसके ऊपर। तो बस ये इनके कुछ बिलीव थे जो उनको आपको अपनी लाइंस में कन्वर्ट करने हैं और इसका जो फॉर्मूला है उसको मेंशन करना है। इसके अलावा अगर मैं आपको एक चीज़ कहूँ तो इसने एक मेन चीज़ कही थी कि जो प्रेजेंट वैल्यू है वो इसमें मेन फैक्टर रहेगा, क्योंकि ग्रोथ जो रेट बदलती है, मतलब ग्रोथ जो इंक्रीज होती है, मतलब जब ग्रोथ को हम आगे लेकर जाते हैं ना, तो कई बार हम इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के लिए प्रेजेंट वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं। इस वजह से अगर हम बात करें ग्रोथ मॉडल की, गॉर्डन मॉडल की, तो इसमें कई बार प्रेजेंट वैल्यू का कंसेप्ट भी हमें देखने को मिलेगा इंट्रिंसिक वैल्यू को कैलकुलेट करते टाइम। दैट्स वाई, ठीक है जी। बस ये हो गया डिविडेंड का कंसेप्ट भी फिनिश। लेकिन एक चीज़ बता देता हूँ, एक क्वेश्चन आया हुआ है कि ये अपनी फर्म वैल्यू को कैसे इफेक्ट करते हैं। ये मैंने यहाँ पे एक छोटे से पैराग्राफ में आपको दे दिया। सर क्या इतना पैराग्राफ है? नहीं, इसमें एग्जांपल्स आपको दे दी कि अगर एक कंपनी है, ऑब्वियस सी बात है उसकी वैल्यू कैसे इफेक्ट करेगा, तो मैं बता देता हूँ। ये ना एग्जाम्पल आप देख ज़रूर लेना, अदरवाइज जैसे एक ले ही लो, चलो एग्जांपल कि कंपनी एक्स है, एक वेल एस्टैब्लिश इंडियन फर्म है जिनके पास स्टेबल डिविडेंड की पेमेंट होती रहती है, यानी वो स्टेबली अपने डिविडेंड को पे करते रहते हैं। इन्वेस्टर एक्सपेक्ट दैट द कंपनी विल कंटिन्यू टू ग्रो इट डिविडेंड एट अ कंसिस्टेंट रेट ऑफ 5% पर ईयर। हर साल कंपनी का डिविडेंड 5% बढ़ जाएगा, ये उसकी एक्सपेक्टेशन है अकॉर्डिंग टू द ग्रोथ मॉडल। अब क्या होगा, देखो 5% कहा ना उसने गॉर्डन मॉडल के बेसिस पे, तो फर्म की वैल्यू का कैसे इफेक्ट पड़ेगा। जितना डिविडेंड है 10 रुपये इस समय, लेटर से 10 रुपये का डिविडेंड है, ठीक है ना, और उसने कहा कि जो आरआर है यानी रिटर्न है उसका IRR वो 10% है, यानी KE कितना है 10%। तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे कि जितना डिविडेंड 1 रुपये, मतलब जितना डिविडेंड एक शेयर के पीछे है 10 रुपये, डिवाइडेड बाय रिक्वायर्ड रेट कितना है 10%, और माइनस ग्रोथ कितनी होने वाली है 0.05%, यानी 5%। 0.05 मतलब 5%। तो जब हमने कैलकुलेट करा तो मुझे पता चला जो वैल्यू ऑफ फर्म है वो कितनी बन रही है, यानी मेरा मार्केट प्राइस कितना फ्लक्चुएट होने वाला है उस समय 200 रुपये। तो इस वजह से मुझे ये पता चल गया कि ग्रोथ होने की वजह से कितनी मेरी मार्केट वैल्यू पे इफेक्ट पड़ सकता है, ये भी मुझे गॉर्डन मॉडल ने बता दिया। और इसी तरीके से एग्जाम्पल आपको वॉल्टर मॉडल का भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है जी। ऐसे ही नीचे वॉल्टर मॉडल का भी है जो आपको देखने को मिल जाएगा। तो बस ये ऐसी चीज़ें हैं, नथिंग एल्स। तो मेरे ख्याल से इतना सफिशिएंट हो जाना चाहिए आपको डिविडेंड के केस में भी, अगर आपने समझना है तो। 2 क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको बता भी दिए, बस ये थ्योरी अच्छे से कर लेना। वॉल्टर आए, गॉर्डन आए, इतना लिखाना कभी गलत नहीं होने वाला, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज का क्वेश्चन डाल आता है। सर MM थ्योरी का क्वेश्चन लास्ट टाइम आया था, यस आया था, लेकिन इस बार चांसेस कम है, इसलिए मैंने नहीं करवाना इस बार। और वैसे भी वो टिपिकल है, फिर मैं सजेशन दूंगा कि कैपिटल बजटिंग को ज़्यादा प्रेफर दे दो, ठीक है ना। चलिए, तो सर एक टॉपिक है आगे लीवरेज का। सर लीवरेज क्या होता है? अब देखो, लीवरेज का मतलब होता है कि हम कितना अपनी कंपनी में बोरोड फंड कर रहे हैं, मतलब अपना बाहर, मतलब एक्सटर्नल सोर्स कितना है, मतलब बाहर से पैसा हम कितना लेकर आ रहे हैं, हम अपनी कंपनी में डेट का इस्तेमाल कितना कर रहे हैं, वो होती है लीवरेज पोजीशन। तो सर ये लीवरेज जो है वो एक चैप्टर है जिसमें ज़्यादातर प्रैक्टिकल नहीं थ्योरेटिकली पूछा जाता है। तो उस केसेस में 3 तरह के कंसेप्ट हम पढ़ते हैं, 3 तरह के टाइप्स लीवरेज के होते हैं। एक होती है ऑपरेटिंग लीवरेज जिसको हम बिजनेस रिस्क से रिलेट करते हैं, एक होती है फाइनेंशियल लीवरेज जिसको हम फाइनेंशियल रिस्क से एडजस्ट करते हैं, बात करते हैं, और एक होती है कंबाइंड जिसमें दोनों रिस्क ही कवर हो जाते हैं। तो सर अब बात करते हैं सबसे पहले ऑपरेटिंग लीवरेज की। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये जो ऑपरेटिंग लीवरेज है इसका रिलेशनशिप किसके साथ रहता है, सेल से लेकर एबिट तक का। मतलब सेल से लेकर एबिट तक का जितना रास्ता आप कवर करते हो उनके बीच में जितना रिलेशनशिप है वो सारा कौन कवर करता है, ऑपरेटिंग लीवरेज। यानी सेल में से वेरिएबल कॉस्ट जब आप लेस कर दोगे, फिर आपका जो आंसर आएगा कंट्रीब्यूशन, उसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस कर दोगे तो आपके पास एबिट आ जाएगा। तो ये जो मैंने आपको पाथ बताया, रास्ता बताया, एक फॉर्मूला बताया,
ये क्या है, ये जो रिलेशन बना है हमारा, ये रिलेशन किसका है, ऑपरेटिंग लीवरेज का। और ऑफ कोर्स ये कौन सा बिजनेस रिस्क है, ये कौन सा रिस्क है, बिजनेस रिस्क। और जब हम इसके आगे निकल जाते हैं, सर आगे मतलब जब हम इसके आगे निकलना शुरू कर देते हैं, यानी हम आगे पहुंचने का मतलब होता है कि एबिट से आगे। सर एबिट से आगे भी रास्ता है, राइट। हम उसमें से इंटरेस्ट माइनस करते हैं तो हमारे पास ईबीटी यानी अर्निंग बिफोर टैक्स आ जाता है। फिर जब टैक्स माइनस करते हैं तो फिर हमारे पास आफ्टर टैक्स आ जाता है, और फिर उसमें प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करके हमारे पास अर्निंग इन द हैंड ऑफ शेयर होल्डर, और फिर उसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करने के बाद ईपीएस भी निकलता है। तो ये तो आपको नॉर्मली प्रैक्टिकल पोर्शन है। लेकिन सर जो फाइनेंशियल लीवरेज है वो किससे रिलेट करता है, एबिट से लेकर ईपीएस। जो मैंने अभी रास्ता बताया आपको, एबिट से लेकर ईपीएस में जितनी भी चीज़ें आती हैं उनके बीच में जो को रिलेशन बनता है वो हमारा कौन कवर करता है, फाइनेंशियल लीवरेज कवर करता है। और इस रिस्क को हम किससे रिलेट करेंगे, क्योंकि जो इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड है ये किससे हमें मिलते हैं, ये हमारे फाइनेंसिंग सोर्सेज से मिलते हैं। इस वजह से ये कौन सा रिस्क है, फाइनेंशियल रिस्क। ठीक है। और कंबाइंड मतलब, अब देखो हमने रास्ता कहाँ से कहाँ कवर किया, सर सेल से एबिट, एबिट से ईपीएस, एबिट कट गए, बचा कौन, सेल और ईपीएस। तो कंबाइंड लीवरेज सीधा ही बता देता है कि सेल से लेकर और ईपीएस तक का क्या रिलेशन है, बस। तो एबिट को कट कर कर ये टोटल रिस्क बता देता है, बिजनेस प्लस फाइनेंशियल रिस्क मिलाकर कितना रिस्क आपका बिजनेस का बन रहा है, यानी कितना लीवरेज पोजीशन है आपके बिजनेस की, कितना बोरोड फंड आपने रेज किया हुआ है, कितना रिस्क बना हुआ है आपके बिजनेस के अंदर। ये लीजिए, ये आपके पास एक चार्ट है जो मैंने अभी आपको बताया, सारा रास्ता सारा पाथ यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, ये बनाया ना, बहुत इफेक्टफुल लगेगा आंसर। ठीक है। इसके अलावा इसका कुछ फॉर्मूला है जो मैंने अभी बताया, जो हमें क्या किया था, हमने एबिट से लेकर सेल, मतलब सेल से लेकर एबिट का रिलेशन। ऑब्वियस ही बात है, इसका जो फॉर्मूला बनेगा परसेंटेज चेंज इन एबिट डिवाइडेड बाय परसेंट चेंज इन सेल, राइट। लेकिन इसका और एक फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन अपॉन एबिट, तो ये भी आप लिख सकते हो। अदरवाइज इसका जो रिलेशनशिप है वो आपको पहले बता दिया कि अगर आपकी हाई लीवरेज हुई, ऑपरेटिंग लीवरेज, तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट भी हाई हो जाएगा, लो लीवरेज हुई तो ब्रेक इवन पॉइंट भी कम हो जाएगा। सिमिलरली फिक्स कॉस्ट ज़्यादा होने का मतलब आपका ऑपरेटिंग लीवरेज ज़्यादा हो जाएगा, फिक्स कॉस्ट कम होने का मतलब आपका ऑपरेटिंग लीवरेज कम हो जाएगा, बस। ठीक है। अब सर कई बार क्वेश्चन आता है बिजनेस रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क में क्या डिफरेंस है। ये वैसे तो मैं बहुत बार ये कवर कर चुका हूँ ऊपर पॉइंट्स में जो मैंने अभी बताए, लेकिन फिर भी बता देता हूँ कि जो रिस्क बिजनेस की अनसर्टेनिटी से रिलेटेड है, ठीक है ना, वो है बिजनेस रिस्क। यानी बिजनेस में ऑपरेशंस जो हो रहे हैं, बिजनेस के ऑपरेशंस में काम प्रॉब्लम आ जाए तो वो क्या है, बिजनेस रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क किसको कहते हैं, जो फाइनेंस सोर्सेज से है, यानी शेयर्स हमने, मतलब शेयर्स डिबेंचर से रिलेटेड जो रिस्क आते हैं हमारे पास, जो डेट से रिलेटेड रिस्क आता है हमारे पास, वो क्या है, फाइनेंशियल रिस्क। जो बिजनेस रिस्क है वो ज़्यादा एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों सोर्सेज से होते हैं, जबकि फाइनेंशियल सोर्सेज ओवरऑल एक्सटर्नल फैक्टर पे ही डिपेंड करते हैं। बिजनेस रिस्क जो होते हैं वो मार्केट के कंपटीशन या टेक्नोलॉजी चेंजेस के कारण हो सकते हैं, जबकि फाइनेंशियल रिस्क जो है वो डेट ऑब्लिगेशंस के बेसिस पे या इंटरेस्ट रेट के बढ़ने या कम होने की वजह से होते हैं। जो हमारा बिजनेस रिस्क है वो हमारी सेल्स और प्रोडक्शन और कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस को चेंज करके होता है, मतलब ज़्यादातर इसका जो इम्पैक्ट पड़ता है वो इन चीज़ों पे पड़ता है। जबकि फाइनेंशियल रिस्क के होने की वजह से हमें ज़्यादातर लोन देने, मतलब लोन में प्रॉब्लम्स होती हैं, लोन के लिए इंटरेस्ट रेट का रिस्क बढ़ जाता है, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर मैनेज करने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना। तो ये हमारे फाइनेंशियल रिस्क के प्रॉब्लम हो जाती है। जो बिजनेस रिस्क है उसकी जो मैनेजमेंट स्ट्रेटजी, यानी अगर आप बिजनेस रिस्क को मैनेज करना चाहते हो तो आपको मार्केट रिसर्च करनी पड़ेगी, स्ट्रेटजी प्लानिंग करनी पड़ेगी। फाइनेंशियल रिस्क के लिए आपको कैपिटल स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा और ऑप्टिमल डिसीजंस लेने पड़ेंगे और हेजिंग वगैरह की टेक्निक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। दैट्स इट। ये मैंने कुछ पॉइंट्स बता दिए ताकि 5-6 नंबर का ये भी टॉपिक आपका कवर हो जाए। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है कई बार कि फाइनेंशियल लीवरेज को डबल स्वॉर्ड क्यों कहा जाता है। तो इसके लिए ना मैं आपको बस यहाँ पे एक टेबल है वो दिखा देता हूँ। इसको डबल स्वॉर्ड कहने का मतलब होता है कि सर अगर ROI मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट
रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट आपका इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा हुआ, इसका मतलब हम सही पोजीशन पे हैं, हम ज़्यादा कमा रहे हैं जितना हम इंटरेस्ट देना है। मतलब अगर मुझे इंटरेस्ट 10,000 रुपये देना है, मैं कमा 20,000 रहा हूँ, इसका मतलब मैं बढ़िया सिचुएशन में हूँ, तो मैं फेवरेबल हूँ। लेकिन अगर मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं, मतलब अगर मेरी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं है, रिटर्न उसमें ज़्यादा नहीं है, मतलब लेटर से कि 15% रिटर्न मुझे मिलता है, लेकिन मेरा इंटरेस्ट रेट 18% है, तो 3% जो मेरा ज़्यादा है इंटरेस्ट रेट, वो मेरे लिए भारी है, इसका मतलब मेरी पोजीशन अनफेवरेबल है। लेकिन अगर दोनों इक्वल है, 15% ही मेरा रिटर्न है और 15% ही मेरा इंटरेस्ट रेट है, तो इसका मतलब मैं इन डिफरेंट सिचुएशन पे हूँ। मेरा मतलब है कि मैं खुद डिसीजन क्या लेना चाहता हूँ, मैं क्या इंटरेस्ट रेट, मतलब मैं क्या, मतलब मेरी जो पोजीशन है वो सही है कि नहीं, वो मैं डिसाइड कर लूँगा खुद ब खुद। यानी वो एक ऐसी पोजीशन है जिसमें मैं अपने डिसीजंस ले सकता हूँ। ठीक है, दैट्स इट। बस एक टॉपिक है ट्रेडिंग ऑन इक्विटीज़ के बाद मैं आपको पहले बता देता हूँ, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी को फाइनेंशियल लीवरेज ही कहते हैं। तो जो भी आपने फाइनेंशियल लीवरेज का मीनिंग पढ़ा, जो भी आपने फाइनेंशियल लीवरेज से लिंक्ड पॉइंट पढ़े, वो आप ट्रेडिंग ऑन इक्विटी के ऊपर लिख सकते हो। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इज ऑल्सो कॉल्ड फाइनेंशियल लीवरेज। ठीक है, दैट्स इट, दैट्स ऑल अबाउट टुडे। मेरे ख्याल से 40 to 45 मिनट्स की जो वीडियो बनी हुई है, आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गई होगी। मेरे पता है मुझे कैपिटल स्ट्रक्चर का टॉपिक यहाँ फिनिश नहीं हुआ, लेकिन मेरे लिए यही था कि लीवरेज और कैपिटल स्ट्रक्चर दोनों ही आने के चांसेस है। तो लीवरेज अगर आपने कर लिया तो बेटर है, कैपिटल स्ट्रक्चर का प्रैक्टिकल बन सकता है। लेकिन बाई चांस अगर आपको लीवरेज का प्रैक्टिकल मिलता है और कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरी है, तो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता देता हूँ कैपिटल स्ट्रक्चर के, जिसमें आपको ध्यान देना है बस, और कुछ नहीं। एक बार थ्योरीज का टॉपिक कर लेना अच्छे से प्रैक्टिकली, और दूसरा आपको फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर का टॉपिक अच्छे से करना है। बस ये दो टॉपिक्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है आपका कैपिटल स्ट्रक्चर में, और ज़्यादा थ्योरी इसमें कोई कवर नहीं होने वाली। ठीक है जी, दैट्स इट, थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये सेटिस्फाई लगी होगी वीडियो। अगर लगी है, समझ में आ गई है, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, और चैनल का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर करके आना।